तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी, जिसका पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। इनके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे इनके सारे ऑब्जेक्टिव विथ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। तो पहला सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है ये किस राज्य में प्रचलित है, आपको ये बताना है। तो सोपानी कृषि से पहले समझो कि होता क्या है। जहाँ भी पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पे होता है। तो पहाड़ी क्षेत्र कहाँ है? उत्तराखंड में। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी है कि उत्तराखंड में आखिर क्यों होता है, क्योंकि जहाँ पे भी ज़मीन ढाल होता है या श्रीनुमा होता है, यानी पहाड़ी क्षेत्र, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, नागालैंड हो गया, इन सब में जो खेती होता है वो सोपानी कृषि कहलाता है। अगला सवाल है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है वो है आपका चूना पत्थर। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला सवाल है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है आपको वो बताना है। तो ये है अपना उड़ीसा है। ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि उड़ीसा में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन होता है, इसीलिए सबसे बड़ा राज्य है भारत का। और याद रखिएगा ये लौह उत्पादक के विषय में पूछा गया है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? ऐसा कौन सा खनिज है जिसको उद्योगों का क्या कहा जाता है? जननी। तो वो है आपका लोहा, क्योंकि जितने भी उद्योग हैं उनमें लोहा का उपयोग होता ही है, क्योंकि ये लोहा जो है ये मूल आधार है। क्योंकि कोई भी मशीन आएगा तो मशीन किस चीज़ से बना होगा? लोहा से। उद्योग यानी कि फैक्ट्री तो फैक्ट्री जहाँ भी है वहाँ पे क्या लगेगा? लोहा का ही मशीन लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि लोहा जो है सभी का आधार है। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका अभ्रक है। धात्विक और अधात्विक खनिज के बीच में अगर आपको डिफरेंस करना कहे, धात्विक खनिज इन द सेंस कि उसके अंदर धातु है, ठीक है। अधात्विक मतलब उसके अंदर धातु नहीं है। अब धातु और अधातु कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो केमिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग जो है 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का जो संबंध है भारत से था। क्यों? क्योंकि ये जो चरक वर्ड है ये आयुर्वेद आचार्य चरक भारत से थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखा था, इसीलिए चरक का संबंध कहाँ से है? भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये याद रखिए कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना पूछा है आपको, ठीक है। यहाँ पे प्रथम वर्ड यूज किया गया है। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है। और डिगबोई कहाँ पे है? तो ये है आपका असम में। और ये स्थापना कब किया गया था? 1901 में। तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कब लगाया गया था? 1901 में। असम में। असम में किस जगह पे? डिगबोई में। अगला सवाल है आपका, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो है विश्व में दूसरा स्थान है, द्वितीय होगा। अगला सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय जो मिट्टी है, मृदा मीन्स मिट्टी, तो मरुस्थलीय मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पर है? सबसे अधिक कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान जो है, राजस्थान थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है और वहाँ मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार मरुस्थल, और ये कहाँ पे है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो वो है पारादीप। ऑप्शन सी इसका सही है। पारादीप कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। और पारादीप बंदरगाह से लौह अयस्क का निर्यात के लिए ये प्रमुख है। तो याद रखिएगा कि पारादीप बंदरगाह अगर पूछेगा कि किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। और पारादीप बंदरगाह किस चीज़ के लिए फेमस है? तो लौह अयस्क निर्यात के लिए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? मृदा इन द सेंस मिट्टी। तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है रेगुड़। ऑप्शन बी इसका सही है।
काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं और ये किसके लिए उपयुक्त होता है? कपास की खेती के लिए। आगे चल के ये आपको सवाल आएगा कि काली मिट्टी जो होता है यानी काली मृदा किस चीज़ की खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है? तो आंसर होगा कपास। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो वह है रेगुड़ मिट्टी या रेगुड़ मृदा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये हुआ था आपका अफ्रीकी कन्वेंशन। और अफ्रीकी कन्वेंशन जो हुआ था 1968 में हुआ था। तो इसमें किसके विषय में बात किया गया था? तो ये क्या था? प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए। जो भी प्राकृतिक संसाधन है जैसे पेड़ हो गया, नहर हो गया, नदी हो गया, मिट्टी हो गया, हवा हो गया, इन सब के संरक्षण के लिए जो कन्वेंशन हुआ था 1968 में, इसको किस नाम से जानते हैं? अफ्रीकी कन्वेंशन के नाम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है इनको किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्टकट में देखेंगे तो POP, हम लोग POP बोलते हैं। तो POP को किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। ऑप्शन बी सही है। और POP को जिप्सम से कैसे बनाया जाता है आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो क्लास 10th का आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें जाके आप ये वाला चैप्टर को, ये वाला टॉपिक जो है आप वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से वहाँ जिप्सम से POP को बनाया जाता है। तो जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O। ये हो गया जिप्सम का, ध्यान रखिएगा जिप्सम का ये, जबकि POP का इसी से मिलता जुलता होगा। स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं। CaSO4 × ½ H2O। याद करने का जो टेक्निक है, यहाँ पे जितना CaSO4 का अणु होगा उसका दोगुना यहाँ पे जल होगा तो जिप्सम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2x होगा, जब भी होगा तो 2x होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ऐसा है 2 CaSO4, तो यहाँ पे दोगुना हो जाएगा। दोगुना कितना हो जाएगा? 4H2O। तो 2 का अगर 4 हो रहा है, 1 का 2 हो रहा है, तो ये जिप्सम है। लेकिन अगर पानी कम हो रहा है, यहाँ पे जैसे 1 है तो यहाँ आधा हो गया, यानी कि पानी आधा हो रहा है, तब जाके वो POP हो। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 CaSO4, तो ये होगा H2O, तब जाके तब भी ये POP है। यानी 2 है तो 2 का आधा कितना? 1। तो POP और जिप्सम का फॉर्मूला में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तभी ऊपर में हमने चर्चा किया है कि उड़ीसा के बारे में भी हमने पढ़ा था कि कौन सा खनिज उड़ीसा में अधिक ज़्यादा है। तो वो कौन सा है? लौह अयस्क। ऑप्शन ए इसका सही है। लोहा उत्पादन में उड़ीसा भारत में अग्रणी राज्य है, यानी प्रथम में आता है वो। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो भारत में जो तांबा है इसका कुल भंडार भारत में 125 करोड़ टन है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो जब एल्युमिनियम को बनाया जाता है तो इसके लिए जिस खनिज का उपयोग होता है वो है बॉक्साइट। और बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला है। और बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो आपसे केमिस्ट्री में सवाल होगा कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? तो बॉक्साइट से। या बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। और जो यहाँ आपके ज्योग्राफी में क्या पूछा है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? तो बॉक्साइट का। तो क्वेश्चन लगभग वही रहेगा, पूछने का तरीका थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। अगला सवाल है, इनमें कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? तो इनमें बताना है कि कौन सा जो है लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है। तो वो है आपका मैग्नीज। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे देखते हैं, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन इन द सेंस कि मेढक की जो बच्चे होते हैं वो ना हो, उसको नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो वो है आपका एंड्रीन। ऑप्शन सी सही है। अगर ऑप्शन में एंड्रीन ना मिले तब आपको यूरिया मारना है, क्योंकि लोग खेती बाड़ी जब करते हैं तो उसमें यूरिया खाद डालते हैं, और यूरिया का जो खाद होता है उनसे भी मेढक के प्रजनन में असर पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एंड्रीन है तो एंड्रीन मारेंगे, अगर नहीं रहेगा तब जाके यूरिया मारना है। तो एंड्रीन हार्मोन जो है ये अधिक मात्रा में प्रभाव जब होता है तो उसका जो जनन अंग है उसको दबा दिया जाता है। ये किसका? मेढक का। इससे मेढक के प्रजनन जो होता है वो नष्ट हो जाता है।
समुद्री क्षेत्र में राजनीति सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? समुद्री क्षेत्र में राजनीति सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो ये 12.2 किलोमीटर होगा। ऑप्शन सी इसका सही है। अब ये ऐसा क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार तटीय क्षेत्र देशों की समुद्री राजनीतिक सीमा तट से 12 नॉटिकल मील लगभग 12.2 किलोमीटर तक ही उनका अपना क्षेत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो ये आपके ज्योग्राफी का सवाल है, सोशल साइंस में है, और ये साइंस का भी सवाल है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। तो टंगस्टन का होता है, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है। और ये किस बल्ब की बात कर रहे हैं? तो पहले जो बल्ब आता था हमारे घर में इस टाइप का लाल वाला जो बल्ब होता था, उसके अंदर यहाँ से इस तरह से लगा होता था, इसमें इस तरह से जो लगा हुआ रहता था, ये उस टाइप के बल्ब की बात हो रहा है। ठीक है, तो इस बल्ब में टंगस्टन का जो है फिलामेंट बना होता है। ये फिलामेंट है, ये वाला जो पार्ट है ये फिलामेंट है, और इसके अंदर कुछ गैस भी भरा होता है। तो ये भी आपका एक सवाल बनेगा। तो इसके अंदर जो गैस भरा रहता है वो अक्रिय गैस होता है। अब अक्रिय गैस कौन सा होता है? अक्रिय कहे या निष्क्रिय? तो वो जो गैस होता है, जैसे आपका हो गया हीलियम हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका 10 नंबर में क्या आता है? नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। ये सब निष्क्रिय गैस है, इनको भरा जाता है बल्ब के अंदर। और बल्ब का जो फिलामेंट है वो होता है टंगस्टन का। अब टंगस्टन का क्यों होता है, उसके पीछे का भी रीजन है। जैसे कि बताया कि गलनांक जो है इसका बहुत अधिक होता है, यानी कि कम टेम्परेचर पे वो गलेगा ही नहीं। तो उसको गलाने के लिए कम से कम चाहिए 34,422 डिग्री सेल्सियस, और ये बहुत हाई हो गया। इसीलिए इसका प्रयोग बल्ब का फिलामेंट में करते हैं। जब किसकी जगह किसी और का करे तो वो तुरंत गल जाएगा और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। अगला है वनस्पति वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो ये भारत में जो है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का जो विस्तार है वो है आपका 20.60 भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका सही है। जो वन स्थिति का रिपोर्ट आया था, तो भारत में जितने भौगोलिक क्षेत्र हैं उसका लगभग 20.60 भाग में वन है। ठीक है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर है 20.60। अगला सवाल है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? यानी कि ऐसा कौन सा खनिज है जो भारत के पास बहुत ज़्यादा है, उसमें वो संपन्न है? तो वो है आपका लोहा। ऑप्शन सी इसका सही है, क्योंकि भारत में लोह अयस्क जो है प्रचुर भंडार में है। मतलब यहाँ पे हमारे पास इतना है कि है, उसमें हम संपन्न हैं, इसीलिए लोहा इसका राइट आंसर है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? अभी ऊपर में इसी सवाल को डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे भी वही प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी जो है वो सर्वोत्तम है? तो वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या था वहाँ पे? रेगुड़ मिट्टी या रेगुड़ मृदा। नहीं, और ये किस चीज़ के लिए उपयुक्त होता है? तो कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो कोडरमा है ये किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अभड़क के लिए। ऑप्शन ए इसका सही है। तो झारखंड का जो कोडरमा है वो उसको अभड़क की नगरी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, कोडरमा जो जगह है झारखंड में है उसको क्या बोलते हैं? अभड़क की नगरी, क्योंकि यहाँ पे जो अभड़क है उसको मीका भी कहते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वो कौन सा है? जादूगोड़ा। ऑप्शन इसका डी सही है। और झारखंड में ही है जादूगोड़ा। झारखंड के सिंहभूम जिले का जादूगोड़ा यूरेनियम खनन का प्रमुख केंद्र है। तो याद रखिएगा कि अभड़क के लिए भी झारखंड है नहीं, और यूरेनियम का जो खनन का प्रमुख केंद्र है वो भी झारखंड के जादूगोड़ा जगह है, जो कि सिंहभूम जिले में पड़ता है। अगला है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा किस खनिज का उत्पादक राज्य है? ऊपर में भी तो डिस्कस हमने किया ही है उड़ीसा के बारे में। तो लौह अयस्क का। ऑप्शन डी इसका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की धारा का संबंध किससे है? संविधान का जो धारा है ये 21, इसका संबंध किससे है? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। वन्य जीव जैसे क्या हो गया? पक्षी हो गया, या फिर क्या कहते हैं जंगली भैंस हो गया, सुअर हो गया, शेर हो गया, सियार हो गया, ये सब जंगली जीव है। प्राकृतिक संसाधन क्या हो गया? पेड़ पौधा, नदी, तालाब, ये सब। तो जो इसका राइट आंसर जो है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण, ऑप्शन ए इसका सही है। और धारा 21 क्या है? ये जीवन का अधिकार है, यानी कि जीने का सबको अधिकार है, आप किसी के जीवन को नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा कि ना पहले झारखंड जो था, झारखंड नहीं था, वो बिहार ही था। बिहार से अलग हो गया झारखंड, और बिहार से ही आपका जो है उड़ीसा अलग हुआ है। तो बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? तो 80%। ठीक है, बिहार झारखंड मिला के देश का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक ऊर्जा जो मिलता है हमें वो प्रकृति से मिलता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको उसका उदाहरण नहीं है। कोयला भी तो हमें प्रकृति से मिलता है, पेट्रोलियम भी हमें प्रकृति से मिलता है, प्राकृतिक गैस भी हमें प्रकृति से मिल सकता है, लेकिन विद्युत जो है ये बनाना हमें पड़ता है, ये प्रकृति से मिलता नहीं है। तो विद्युत जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप समझ सकते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का जो स्रोत होता है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस, ये सब। लेकिन विद्युत जो है द्वितीयक ऊर्जा के दायरे में आता है, क्योंकि इनको बनाया जाता है, विद्युत क्या कहते हैं संयंत्र लगाया जाता है, जैसे डैम वगैरह पे, और वहाँ से फिर बिजली उत्पादन होता है। या फिर हम क्या कहते हैं सूर्य से भी बिजली उत्पादन करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सोलर सिस्टम लगाना पड़ता है, तब जाके बिजली उत्पादन होता है। अगला सवाल है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और याद रखिएगा कोयला का जब भी बात आएगा ना, तो कोयला में भी झारखंड अपना जो है नंबर 1 पे है। तो इसका जो राइट आंसर है गोंडवाना समूह, और ये भी झारखंड में ही पड़ता है। और ये जो है भारत का जो कोयला का अधिकांश भंडार जो है ये गोंडवाना श्रृंखला में लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराना है, और ये इससे संबंधित है। तो अधिकांश अगर पूछेगा कि कोयला के बारे में, तो कोयला झारखंड में ही पाया जाता है। और इसमें एक चीज़ और है, आपको याद रखना, कोयला जो होता है कोयला 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये आपका केमिस्ट्री के लिए पार्ट हो जाएगा। एंथ्रासाइट जो सबसे टॉप लेवल का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 तरह के कोयला होते हैं। और कोयला उत्पादक में भी अगर कोई अग्रणी है, प्रथम स्थान में आता है, तो वो है झारखंड। अगला है, इनमें कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो इसमें जो सबसे अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और ये जो मिट्टी होती है 2 तरह की मिट्टी होती है, खादर और बागड़। ठीक है, खादर, जलोढ़ मिट्टी 2 टाइप का होता है, खादर और बागड़। खादर मिट्टी क्या होता है और बागड़ मिट्टी क्या होता है? खादर मिट्टी जो होता है ये बाढ़ के द्वारा, नदियों के द्वारा, बाढ़ या नदियों के द्वारा बहा के लाई गई जो मिट्टी होती है, नई मिट्टी होती है, बाढ़ या नदियों के द्वारा बहाई गई जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं खादर मिट्टी। अब बागड़ मिट्टी जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं, ये पुरानी मिट्टी है, और वो पुरानी मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागड़ मिट्टी, और बाढ़ और नदियों के द्वारा जो बहा के लाई गई मिट्टी होती है उसको खादर मिट्टी। और ये दोनों खादर और बागड़ जो है जलोढ़ का टाइप है, जलोढ़ मिट्टी का। आगे देखते हैं, अगला सवाल है हमारे पास, गोवा के संयुग में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संयुग में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो है आपका बॉक्साइट पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही है। और बॉक्साइट से क्या बनाया जाता है? एल्युमिनियम। ये अभी पिछले हमने डिस्कस किया ही है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा का विकास किस राज्य में जो है उसकी सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो वो है राजस्थान, ऑप्शन इसका सी सही है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है और वहाँ पे गर्मी अधिक होती है, जिसके वजह से वहाँ पे सौर ऊर्जा का जो उत्पादन करने की जो कैपेसिटी है हाईएस्ट मानी जाती है। अगला सवाल है आपका, बादाम पहाड़ किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अभ्रक के लिए। तो कैसा अभ्रक? बादामी अभ्रक। तो बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बादामी अभ्रक, और ये भी झारखंड का ही पार्ट है।
अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये जब कभी भी पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो वन का सबसे अधिक विस्तार जो है आपका मध्य प्रदेश में है। तो सबसे अधिक वनों वाला जो राज्य है भारत का, वो है आपका मध्य प्रदेश। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा। अगला है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर आएगा वो है आपका बी। और बी क्यों है? क्योंकि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में सौर, पवन, जल विद्युत, बायोमास आदि शामिल है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम पारंपरिक स्रोत हैं। पारंपरिक इन द सेंस कि ये प्रकृति से हमें मिलता है, बाकी चीज़ें हमें बनाने के लिए, यानी जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब लेने के लिए हमें ना इसके लिए डिवाइस चाहिए होता है। अब जैसे कि हवा से ऊर्जा चाहिए आपको, हवा से बिजली बनाना है आपको, यानी पवन मीन्स हवा, तो उसके लिए आपको क्या बैठाना पड़ेगा? एक जो पंखा होता है, पवन चक्की, वो बैठाना पड़ेगा। सौर से ऊर्जा लेना है, यानी कि सोलर सिस्टम लगाना है बैटरी चार्ज करने के लिए, तो आपको एक अलग से आपको पैनल लगाना पड़ेगा, जिससे जो तब जाके आपको बिजली उत्पादन होगा। अगला है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो इनमें बताना है कि मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा नहीं है, तो वह है तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो सभी को पता है कि जो पृथ्वी है इस पर बहुत ज़्यादा पानी है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी है वो दिखता कैसा है? वो नीला दिखता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही है। और पृथ्वी का कितना भाग पे पानी है? 71% भाग पे पानी है, जिसके कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये खंबात की खाड़ी, ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत का जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वो है आपका तुंगभद्रा। ऑप्शन ए इसका सही है। याद रखिए, ये दक्षिण भारत के बारे में पूछा गया है, तो दक्षिण भारत का तुंगभद्रा है और ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ऐसा अब सोचो कि डाकू हम लोग नॉर्मली किसको बोलते हैं? जो आया लूट के चला गया, उसको और कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, संसाधन के विदोहन से, मतलब संसाधन को जितना क्षति पहुंचा सकते हो पहुंचा दो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि डाकू की अर्थव्यवस्था के संसाधनों के अंधाधुन और अवैज्ञानिक दोहन से जुड़ा है। मतलब जितना हम यूज कर सकते कर लो, जितना बर्बाद करना कर लो। तो इसको कहा जाता है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के विदोहन से। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगला सवाल है आपका, काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा जो कहा जाता है मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अब मैग्नेटाइट भी लोहा ही है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? काले रंग के कारण इसको काला लोहा कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोहा का जो अंश होता है बहुत ज़्यादा अधिक होता है। बाकी लोहा में कम होता है, लेकिन इसमें अधिक होता है, और अधिक लोहा रहेगा तो ये कैसा हो जाएगा? काला, इसीलिए इसको काला लोहा कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, और ये हर एक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से मनाते हैं। स्कूल, कॉलेज में, सरकारी ऑफिस वगैरह में 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो कौन सा खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? वो है आपका ऑप्शन डी, गंधक। तो इस वीडियो में इतना ही 45 क्वेश्चन का डिस्कशन करना था, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और इस वीडियो को आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना, फीडबैक दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आऊँ तो कमेंट करके हमें बताइए कि किस पे आपको वीडियो चाहिए। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।